स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स 2023 हो चुका है और बीते कुछ दिनों में इस पे बहुत सारी चर्चाएं भी हुई। पेपर का नेचर काफी परेशान करने वाला था और इस पेपर से जो भी नए एस्पिरेंट्स थे या जो भी वेटरन एस्पिरेंट्स जो 2-3 प्रीलिम्स दे चुके हैं और इनफैक्ट क्लियर भी कर चुके हैं, वो भी इक्वली ही परेशान हुए। और इस पेपर का नेचर ऐसा था कि अब एस्पिरेंट्स के दिमाग में बहुत तरीके के डाउट्स हैं कि क्या आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या 2024 के लिए स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी और बहुत सारी चीजें कि क्या प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। तो इस वीडियो में हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि 2023 पेपर को ध्यान में रखते हुए अब आगे जो हमारी रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो क्या होनी चाहिए, उसमें क्या बदलाव होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक बार पेपर का जो नेचर रहा उस पर बात कर लेते हैं। ये सच है कि इस बार का जो जीएस है वो काफी अनकन्वेंशनल रहा और काफी टफ रहा। टफनेस मैं मानता हूं कि कंटेंट वाइज अगर हम देखें, पेपर को एनालाइज करें, तो शायद कंटेंट वाइज पिछले कई सालों से कंटेंट इतना टफ नहीं था। हम अगर देखें तो पिछले 2-3 सालों से हर साल ही प्रीलिम्स का जो पेपर है वो काफी टफ होता जा रहा है, या यूं कहें कि क्वेश्चंस का जो नेचर है वो अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। राइट, सो मैंने भी 3 प्रीलिम्स दिए 2020, 21, 22 और तीनों ही बार मुझे याद है प्रीलिम्स के बाद ऐसा ही माहौल होता था। चाहे टेलीग्राम ले लीजिए या ट्विटर ले लीजिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पे डिस्कशन हो रहा है कि यूपीएससी क्या पूछना चाह रहा है, वो एस्पिरेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या पढ़ना पड़ेगा, बेसिक सोर्सेज से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। इस तरह की डिस्कशन हर साल होती है। तो कंटेंट वाइज जो टफनेस है वो मुझे लगता है कि हर साल की तरह ही है। बट हाँ, जो नेचर ऑफ क्वेश्चन से, यानी ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस थे, या स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ये क्वेश्चंस ही इनफैक्ट करीब 70 सवाल इस तरीके के आए। इसकी वजह से जो टफनेस है वो काफी बढ़ गई। तो कंटेंट शायद पिछले सालों के बराबर रहा हो, लेकिन जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस थे वो इतने मुश्किल थे कि जो भी आप इंटेलिजेंट गेसिंग या एलिमिनेशन कह लें, जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ये सच है कि किसी को भी 30 से 40 क्वेश्चन से ज्यादा कंटेंट नहीं आता है। बाकी के क्वेश्चंस में आपको शायद 1-2 ऑप्शंस के बारे में आइडिया हो और 1-2 ऑप्शंस आप लॉजिकली एलिमिनेट करके आप आंसर्स निकालते थे। बट इस बार जो क्वेश्चंस का नेचर रहा वो ऐसा रहा कि या तो आपको चारों के 4 ऑप्शन आते हैं, अगर नहीं आते तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। राइट, सो इसकी वजह से काफी इस साल का पेपर काफी ट्रिकी हो गया। कट ऑफ भी अगर हम देखें तो कट ऑफ भी जो जनरल डिस्कशन चल रही है, जो प्रेडिक्शंस चल रही हैं बहुत सारी जगहों पर, वो यही है कि कट ऑफ कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी समवेयर अराउंड 81 ±2। ठीक है, समवेयर अराउंड दिस कट ऑफ इज एक्सपेक्टेड टू बी। ठीक है, सीसेट की बात करें अगेन, तो सीसेट इनफैक्ट काफी डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है इस साल। आई नो पीपल हु आर फ्रॉम IITs और वो इस साल सीसेट नहीं क्लियर करने वाले। राइट, तो इस चीज को लेकर के काफी परेशान है लोग कि आगे सीसेट को लेकर के क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। मैं इनफैक्ट अपने पहले वीडियोस में भी ये बात कह चुका हूं। मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि कभी भी सीसेट में किसी एक पोर्शन पे ओवरली डिपेंडेंट होकर के नहीं जाना चाहिए। आप चाहे कॉम्प्रिहेंशन ले लें कि आप कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे हैं तो आप मैथ्स को इग्नोर कर देंगे, लॉजिकल रीजनिंग को इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तीनों में ही बैलेंस करके चलना चाहिए। इस बार भी जो लोग क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जो क्लियर करेंगे वो मैथ्स में ही टॉप होंगे, बट जो लोग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इन तीनों पार्ट्स की बैलेंस प्रिपरेशन करते होंगे, वो जरूर इस बार सीसेट क्लियर करेंगे। तो आगे के लिए सीसेट के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए, उसमें मुझे लगता है यही है कि आप बैलेंस्ड वे में करें। और हाँ, शायद अब मैथ्स को यूपीएससी ने बहुत ज्यादा इस बार वेटेज दे दी है, तो शायद हमें नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। इस साल का पेपर एक और वजह से काफी परेशान करने वाला रहा, और वो ये रहा कि अभी तक हम मानते थे कि प्रीलिम्स जो है वो सीरियस कैंडिडेट्स को नॉन सीरियस कैंडिडेट से फिल्टर करता है। ठीक है, या वेल प्रिपेयर्ड को अनप्रिपेयर्ड कैंडिडेट से फिल्टर करता है, हार्ड वर्किंग को नॉन हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स से फिल्टर करता है। बट इस बार ऐसा रहा कि कहीं ना कहीं लकी वंस विल बी सिलेक्टेड ओवर दी अनलकी वंस। ओके, इतना ज्यादा रोल लक का प्रीलिम्स में पहले नहीं रहता था, बट इस बार इतना ज्यादा हो गया, और इसका एक कारण है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सो आई नो फ्यू पीपल, ठीक है, उनका मैंने पेपर देखा, उनके 4-5 क्वेश्चंस मैंने देखे, तो वो जो क्वेश्चंस थे कि ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, अब 4 स्टेटमेंट्स थे। उनके हिसाब से, उनकी नॉलेज है, उनको जो भी उस एग्जाम में उस दौरान लगा, उनके हिसाब से ऐसा था कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 सीम टू बी रॉन्ग। तो उन्होंने ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट टिक कर दिया। एक्चुअल में क्या है कि उस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 3 सही है, ठीक है, या स्टेटमेंट 3 और 4 सही है और 1 और 2 गलत है, बट उनका आंसर फिर भी सही है क्योंकि उन्होंने ओनली 2 मार्क किया था।
तो अब इस तरीके के जब सवाल आते हैं तो इसमें तुक्के या किस्मत की काफी जो चांसेस हैं या इसका जो वेटेज है वो बढ़ जाता है. सो अगेन दिस इज समथिंग विच इज ट्रबलिंग अ लॉट ऑफ पीपल. इस साल अगेन सीसेट विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर. मुझे लगता है अगर आप सीसेट एक अच्छे मार्जिन से क्लियर कर रहे हैं, इफ यू आर श्योर, और जीएस में भी आप समवेयर अराउंड 75 प्लस 80 अराउंड स्कोर कर रहे हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे. एक सवाल जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है कि इस साल का पेपर देखने के बाद क्या यूपीएससी इवन वर्थ इट, कि अगर ये किस्मत का ही खेल हो गया है तो क्या हमें आगे करना चाहिए. सो आई थिंक इस साल का पेपर डेफिनेटली एक एबरेशन रहा है, ठीक है, इट हैज बीन एन एक्सेप्शन, बट दिस इज नॉट द रूल. और मैं मानता हूं कि अगले साल जब आप पेपर देंगे तो अगर इस नेचर के क्वेश्चंस भी आए तो भी यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड. इस बार सबके लिए बाउंसर था, सबके लिए शॉकर था, क्योंकि पहली बार हम इतने सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के देख रहे थे, राइट. सो नाउ इफ यू अपीयर नेक्स्ट टाइम एंड यू फेस सिमिलर क्वेश्चंस, यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड टू डू दैट. तो अभी इतना ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है. हाँ, पिछले कुछ दिनों से डिस्कशंस चल रहे हैं कि सिर्फ लक का खेल हो गया यूपीएससी, बट आई फील कि थोड़ा सा हमें फेयर होना पड़ेगा. और यूपीएससी में फिर अभी भी देयर इज अ फेयर चांस ऑफ सिलेक्शन. हाँ, किस्मत आपकी इस बार काम आ जाए जरूरी नहीं है, अगली बार भी काम आ जाए जरूरी नहीं है, बट कोई भी अगर सीरियसली डेडिकेट करता है तो मैंने अपने साथ के लोगों जिन्होंने आज से 4 साल पहले मेरे साथ तैयारी शुरू की थी, उनको मैंने जो देखा है उनकी जर्नी, मैं मानता हूं कि जो भी सीरियस मेरे साथ जिन्होंने तैयारी शुरू की थी, कहीं ना कहीं उनका हो ही जाता है, राइट. एटलीस्ट दे क्लियर प्रीलिम्स, दे क्लियर मेंस, इतना हो जाता है. नॉट एवरीवन विल बी इन द फाइनल लिस्ट, बिकॉज अगेन सिर्फ 700-800 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है. बट स्टिल इज यूपीएससी वर्थ इट? आई बिलीव यस, इट इज स्टिल अ प्रोसेस जो फेयर माना जा सकता है. लक का रोल है लेकिन वो सबके लिए है, ठीक है. अब आगे क्या करना है? पेपर का एनालिसिस हमने देख लिया, बट आगे कैसे प्रोसीड करें इस पेपर के बाद? तो 2-3 कैटेगरीज के लोग हैं. आप पहला देख लेते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, एंड हु आर प्लानिंग टू गिव 2024. अब इसमें भी 2-3 टाइप के लोग होंगे हु आर क्लियरिंग, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड क्लियरिंग प्रीलिम्स, जो मार्जिन पे हैं, हु आर समवेयर अराउंड द कट ऑफ, एंड हु आर नॉट क्लियरिंग यानी दे आर प्लानिंग फॉर 2024, ठीक है. तो जो इन कैटेगरीज में लाई करते हैं कि आपका पहला अटेम्प्ट था और आप, ठीक है, आपका नहीं हो रहा है, बट यू आर प्लानिंग कि हम 2024 में देंगे, देयर आर नो सेकंड थॉट्स, और मे बी यू आर क्लियरिंग और मे बी यू आर ऑन दी बाउंड्री, ठीक है, कि आपकी कट ऑफ के 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे आप कहीं पर हैं, और तो दिमाग में असमंजस है कि क्या करें आगे, कैसे प्रोसीड करें. तो इन तीनों ही टाइप ऑफ कैंडिडेट्स के लिए मैं एक चीज कहूंगा कि थोड़ा सा ब्रेक लें, ठीक है, यानी आप 1 वीक का ब्रेक ले लीजिए और कमिंग मंडे से यू शुड गेट बैक टू योर प्रिपरेशन, ठीक है. 4-5 दिन का या 1 वीक का ब्रेक लें एंड गेट बैक टू योर मेंस प्रिपरेशन टिल प्रीलिम्स रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड. Results will be announced maybe after 10 to 12 days. Somewhere around 15th of June, the results will be announced. So till then, take a break. Till then, start your mains preparation after a short break. अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, 10 दिन, अगेन अगर आप 10 दिन भी तैयारी कर रहे हैं तो आप 10 दिन की लीड ले लेंगे उनसे, जो शायद क्लियर होगा या नहीं होगा इस डाउट में वो लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं. तो यू नीड दैट लीड, यू शुड डेफिनेटली टेक दैट लीड. क्या कर सकते हैं? नोट मेकिंग कीजिए. अब क्या है कि बहुत सारे मेन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाते हैं. हम प्रीलिम्स से पहले उनको उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, उन पे नोट्स वगैरह नहीं होते. अब इसमें क्या क्या आता है? देयर इज सोसाइटी, ठीक है, देयर इज गवर्नेंस, सोशल सिक्योरिटी या सोशल इश्यूज, ठीक है, देयर इज इंटरनल सिक्योरिटी, देयर इज डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है. इन सारी चीजों पे अगर आपके नोट्स तैयार नहीं है तो अगले 10 दिन में एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट्स को आप टारगेट करें और अच्छे से किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टॉपर्स, किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाइए या किसी टॉपर्स के नोट्स उठाइए एंड मेक योर ओन नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ दोस. शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, ठीक है. देयर शुड बी इंट्रोडक्शन, देयर शुड बी सम इंफॉर्मेशन, कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो, कोई कमिटी रिपोर्ट हो, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स हो, कुछ कंक्लूजन्स, ऑल्टरनेटिव. तो हर एक चीज पे ऐसे कंटेंट बना करके रखिए. अगेन इतना कि आप एक 10-15 मार्क का आंसर लिख सकें. तो यू कैन टारगेट दीज सब्जेक्ट्स. अगर आपने ये प्रिपेयर कर रखा था तो ऑप्शनल इज समथिंग दैट यू शुड स्टार्ट, और यू कैन स्टार्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स एंड देन पैरेलली स्टार्ट ऑप्शनल एज वेल. ऑप्शनल पे कुछ आपके गैप्स रह गए थे, कोई पार्ट आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं था, उसको प्रिपेयर कीजिए. अगर प्रिपेयर्ड था तो अगले 10 दिनों में कोशिश कीजिए कि पेपर 1 पार्ट ए के आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लें जिनको आप रिवाइज कर सकें और आंसर राइटिंग में आपको मदद करें. यू कैन स्टार्ट विद ऑप्शनल. यू हैव ऑप्शन ऑफ स्टार्टिंग एस्से ऑल्सो. एस्से भी आप रोज 1-2 घंटे एस्से को दे सकते हैं. फॉर्डर मटेरियल बना लीजिए. आप पिछले 13-14 सालों के एस्से के पेपर्स उठाइए और देखिए कि क्या क्या टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, कौन से थीम्स रिपीट हो रहे हैं,
और उन थीम्स पे कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ एक इंट्रोडक्शन, कुछ कोट्स, अगेन कुछ रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ठीक है, कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा, वो सारी चीजें आप उसमें लिख करके रख लीजिए। कुछ थिंकर्स, कोई लीडर्स जो आपको उस टॉपिक में आप कोट कर सकते हैं। ऐसे फॉडर मटेरियल कुछ 10, 12, 15 टॉपिक्स के लिए अगर बना लेते हैं तो ऐसे में आपको वो फॉडर मटेरियल की तरह काम करता है। और फिर जो दिमाग में रहता है कि ऐसे लिखने से पहले कुछ पढ़ना है, आप उस नोट्स को रिवाइज करके ही ऐसे लिख सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज एथिक्स, यू कैन ऑल्सो गो फॉर एथिक्स, ठीक है। अगर आपके शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं, यू शुड ट्राई कि आपके पास एथिक्स में जो भी कीवर्ड्स मेंशन है सिलेबस में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो सारे कीवर्ड्स एक जगह लिखिए और फिर हर एक कीवर्ड पे उनकी एक डेफिनेशन, उनके कुछ एक एग्जांपल्स, ठीक है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स, कुछ अपनी लाइफ से एग्जांपल्स दे सकते हैं, कुछ कोट्स लिख सकते हैं, कुछ एक फिलोसफर्स के बारे में लिख सकते हैं। हर एक टॉपिक पे आपको, हर एक कीवर्ड पे ऐसे नोट्स आपको तैयार करने चाहिए। सो दिस इज फॉर पीपल जो इस बार मेंस दे रहे हैं या अगली बार मेंस देना है, उनके लिए ये है कि आप लोग स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन, ठीक है। नाउ अनदर कोहोर्ट ऑफ एस्पिरेंट्स, या एक दूसरा ग्रुप जो 2-3 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और शायद प्रीलिम्स उनका लगातार नहीं हो रहा है और इस बार भी प्रीलिम्स होने के चांसेस कम लग रहे हैं या कट ऑफ से हम काफी दूर हैं, तो आई बिलीव 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद एक बार कहीं ना कहीं प्लान बी के बारे में भी सोचना चाहिए। नाउ इट इज नॉट यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को करना पड़ेगा, बट आई थिंक आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज कीजिए दैट डू यू नीड टू थिंक ऑफ अ प्लान बी। What you can do is sit down with your parents, talk to them, tell them that okay, planning to do, what do you suggest me? Ask them कि can I continue or should I look for a plan B? I believe 2-3 attempts के बाद आपको इस तरीके से सोचना चाहिए, ठीक है। So बैकअप प्लान बी को आप तैयार कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो साइड बाय साइड चलता रहे। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो फॉर अ डिग्री, बहुत सारे लोग LLB कर लेते हैं, मास कम्युनिकेशन, MBA, मास्टर्स फ्रॉम इग्नू और सम अदर इंस्टीट्यूट, यू कैन डू दैट। एटलीस्ट आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है, बिकॉज अगर आप लगातार 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो अंदर ही अंदर ये ख्याल आपको बहुत परेशान करता है कि आई हैव नथिंग टू शो फॉर द लास्ट 4 years, कि मैं क्या कर रही हूँ ग्रेजुएशन के बाद, आई हैव नथिंग टू शो। सो एटलीस्ट इफ यू गेट समथिंग, एक कोई डिग्री आपकी तैयार हो जाती है तो स्टिल यू विल बी इन अ फार मोर कंफर्टेबल पोजिशन, ठीक है। फ्रीलांसिंग, इफ यू फील दैट यू नीड टू सपोर्ट योर सेल्फ और सपोर्ट योर फैमिली, तो थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या और भी कहीं कंटेंट या कहीं बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। यू कैन एटलीस्ट एक्सप्लोर कि क्या ऐसा कुछ मिल रहा है जिसमें आप 2-3 घंटे आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या रहता है, एटलीस्ट यू गेट मेंटल सेटिस्फेक्शन और आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए कुछ और कर रहा है तो वो एक बार रिवाइटलाइज हो जाता है। अदरवाइज सिर्फ तैयारी करते करते आपका दिमाग भी एक फटीग से गुजरता है। नेट JRF इज अगेन एन ऑप्शन। में बहुत सारे लोगों को मैंने अपने आसपास देखा जो लोग 3-4 अटेम्प्ट दे चुके थे, दे कंप्लीटेड देयर मास्टर्स, उन्होंने नेट JRF क्लियर कर लिया और थोड़ा बहुत इनकम भी होने लगी एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा आप मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होता है और आप कंफर्टेबली आगे की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, देयर इज RBI, बैंक PO एंड ऑल दोज थिंग्स, बट मुझे लगता है कि एक एग्जाम को छोड़ करके दूसरे एग्जाम में अगर जाना है तो फिर आप पूरा मन बना करके जाइए। आप 3-4 एग्जाम्स के बीच में शफल करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो टेक योर कॉल, टॉक टू सम करियर काउंसलर्स इफ यू वांट टू, कोई आसपास हो गाइडेंस देने वाला। तो बस द थिंग इज नाउ यू हैव टू थिंक अ लिटिल बिट, डू नॉट जस्ट कंटिन्यू एंड डू नॉट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग फॉर पास्ट 3 years। अब एक जो सवाल बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में है, परेशान कर रहा है कि चेंज क्या करें, इस साल ऐसा पेपर आया तो चेंजेस क्या लाना है, अगली साल की स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस लाएं, ठीक है। अगर 2024 के लिए बहुत सारे लोग जो 2024 के लिए पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं, आई गॉट मेनी मैसेजेस ऑन माय टेलीग्राम दैट सर आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, मेरा पहला अटेम्प्ट 2024 में है बट इस साल का पेपर देखने के बाद मैं बहुत डिमोरलाइज और डिमोटिवेट हो गया हूँ या हो गई हूँ एंड आई डोंट नो व्हाट चेंजेस शुड आई ब्रिंग। तो पहली बात तो ये कि देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक आप समझिए कि इस साल भी वही बेसिक स्ट्रेटेजी, वही बेसिक बुक लिस्ट को फॉलो करते हुए एटलीस्ट 13-14 हज़ार लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। ओके, सो डिफिकल्टी या इस तरीके का एक बार बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा पेपर अगर आता है तो कट ऑफ भी उस हिसाब से नीचे जाती है। व्हाट यू हैव टू डू इज टू डू बेटर देन द अदर्स। आपको बस टॉप 13-14 हज़ार में होना है। ओके, सो दैट्स द टारगेट। पेपर आसान आता तो 110 कट ऑफ चली जाती, मुश्किल आ रहा है तो 80 जा रही है। सो यू जस्ट हैव टू बी इन द टॉप 13,000 और 14,000 पीपल। इस पेपर में भी 13-14 हज़ार लोग क्लियर करने वाले हैं। सो बहुत ज्यादा कुछ मेजर चेंजेस लाने की आपकी स्ट्रेटेजी में जरूरत नहीं है। बट हाँ, एक चीज अगर मैं कहूं तो इस साल का पेपर एनालाइज करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मे बी यूपीएससी इज लुकिंग दैट इट इज लुकिंग फॉर एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू टेक इनिशिएटिव्स ऑन देयर ओन, जो थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके पढ़ लेते हैं। दे आर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्पून फीडिंग, कि जो नोट्स मिल गए, जो मटेरियल मिल गया, बस उसी पे डिपेंडेंट है। थोड़ा बहुत खुद से क्यूरियोसिटी के साथ थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा जेन्युइन इंटरेस्ट लेकर के थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है।
अगेन दिस इज अगेन अनफेयर मुझे लगता है कि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स में कैसे एक्सपर्टीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एस्पिरेंट से. बट आई थिंक इफ यू आस्क मी कि व्हाट चेंज शुड यू ब्रिंग इन योर स्ट्रेटजी, देन दिस इज व्हाट वन थिंग दैट यू कैन डू इज दैट न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू जो भी आप पढ़ रहे हैं, देन यू कैन गो टू वेबसाइट्स लाइक विकासपीडिया. ठीक है, देयर आर अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वेबसाइट्स, उनकी वेबसाइट्स आप देख सकते हैं. सम मैगजीन्स लाइक डाउन टू अर्थ जो साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट दोनों के लिए ही काम अच्छा लगता है. तो आप खा रहे हैं, टहल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा आप जो इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, आप इन वेबसाइट्स को स्क्रॉल कर लें. आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स में जो चीज़ें आ रही हैं उसको थोड़ा सा इन डेप्थ जा करके समझने की, पढ़ने की कोशिश कीजिए. इतना करना है, बाकी कोई बहुत मेजर चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है. बुक लिस्ट वगैरह सेम ही रहेंगी जो अभी तक आप करते रहे. और एक चीज़ ये कि अगर आप आगे यूपीएससी पे अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो इस चीज़ को इंटरनलाइज कर लीजिए. देयर इज नो गारंटी. ठीक है, हाँ मैं कहता हूँ कि अगर आप मेहनत कोई भी ईमानदारी से कर रहा है, कंसिस्टेंटली कर रहा है, तो हाँ 4-5 साल 6 साल बाद भी अगर आप लगातार अनलकी होते जा रहे हैं तो भी रिजल्ट मिल जाता है. बट आई बिलीव 6 साल तक 7 साल तक एक ही चीज़ को देना, अगेन माई पर्सनल ओपिनियन दैट आई डोंट थिंक दैट इट इज द राइट वे और द राइट स्ट्रेटजी विदाउट अ प्लान बी. हाँ कोई प्लान भी हो जाए आपका तैयार, उसके बाद आप 6 साल भी दें, 7 साल भी दें, चलता है. बट आप सिर्फ लक के भरोसे नहीं बैठ सकते. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट keep working hard but accept it, internalize it that this exam is unpredictable. Luck will play an important factor here. Okay, and if all those people who are clearing or who have a chance of clearing get back to studies, ठीक है, अभी हो गया ब्रेक जितना लेना था, आप लोग बैठिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए. क्या करना है उस पर हमने बात कर लिया. स्टार्ट विद नोट मेकिंग और फिर 10-15 दिन बाद स्लोली आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. ओके, आई होप थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली हो. विल मीट अगेन. थैंक यू. जय हिंद. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.